हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, जैसा कि मैंने आप लोगों से कल के वीडियो में लिंग और वचन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सभी आप लोगों से डिस्कस किया था, जो आप लोगों से प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे गए हैं और इस बार पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। सो गाइज, एक बार वो वीडियो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उस क्वेश्चन सीरीज में मैंने ऐसे क्वेश्चंस डाले हुए हैं जो कि काफ़ी कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, नॉर्मली आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग इजीली सॉल्व भी कर लोगे, बट इतना भी इजी क्वेश्चन आप लोगों से नहीं पूछा जाता है। बाय लक, आप लोगों का लक अच्छा हो, मे भी पूछा जा भी सकता है, लेकिन अगर नहीं पूछा जाता है, कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो अगर आप लोग वो वीडियो देख लोगे तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप सॉल्व ना कर पाओ। फ्यू सेकेंड्स के अंदर आप लोग सॉल्व कर लोगे, तो एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। और जो भी ये वीडियो मेरा पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आप तक मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए, बातें तो बहुत सारी हो गई, अब हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिया के बारे में। सो गाइस, क्रिया आप लोगों को सबको पता होगा, छोटे से लेके अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, क्रिया सबको पता है। लेकिन पेपर में इतना भी इजी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। पेपर में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो कंफ्यूज करने वाले होते हैं। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा क्रिया का टाइप होगा, लेकिन अगर आपने ये वीडियो आज पूरा लास्ट तक देख लिया तो इसमें मैं आप लोगों से ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ जिसके बाद आप लोगों को कंफ्यूजन होना ये तो सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक तो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं परिभाषा। जिस शब्द से किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध हो उसे ही हम क्या क्रिया कहते हैं। अब जो भी कार्य किया जा रहा है, ठीक है, वही सारी हमारी क्या होती हैं, क्रिया होते हैं, जिनसे ये पता चले कि कौन सा कार्य हो रहा है। जैसे कि नाचना, खाना, पढ़ना, आना, जाना, ये सभी हमारी क्या होती हैं, क्रिया कहलाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। नोट पॉइंट में ये जरूर लिख लीजिएगा, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। मतलब क्या हुआ, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि क्रिया के मूल रूप को क्या बोलते हैं, तो हम लोग धातु बोलते हैं। गाइस, आप लोग नोट्स बनाते चल रहे हो ना, क्योंकि मैंने आप लोगों से कहा था कि आपको नोट्स ज़रूर बनाने हैं, क्योंकि इसीलिए मैं खुद से आप लोगों को हैंडमेड रिटन प्रोवाइड करती हूँ, जिससे कि आप लोग जब खुद से नोट्स बनाओगे ना तो आप लोगों को आधे से ज़्यादा चीज़ें तो ऐसे ही क्लियर हो जाएंगी। तो आई होप आप लोग नोट्स बनाते चल रहे होगे। तो चलिए, अब बात आती है धातु क्या होते हैं। ठीक है, तो धातु हमारे वो शब्द होते हैं जिनका अर्थ होता है एक, अगर हमसे वो बोल दिया जाएगा तो हम उसका अर्थ समझ जाएंगे, लेकिन जब उसमें हम ना जोड़ देते हैं तो वो हमारी क्रिया बन जाती है। जैसे कि किसी भी धातु में अगर हम ना जोड़ देते हैं तो हमारी क्रिया बन जाती। कैसे, जैसे कि हमारे धातु है खा, खा अगर बोल देंगे तो आप समझ जाओगे कि खाने से रिलेटेड कोई बात हो रही है। ठीक है, लेकिन उसमें जब हम ना जोड़ देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, खाना, और यही हमारी क्या होती है, क्रिया होती है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि देख, अगर आपसे देख बोल दिया जाएगा तो क्या, ये हमारी एक धातु है और इसमें जब ना जोड़ दिया तो देखना बन गया, ये भी हमारी क्या, क्रिया होती है। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ लेते हैं धातु के प्रकार। धातु के मेनली दो प्रकार होते हैं, मूल धातु और यौगिक धातु। इसको जान लेते हैं, क्या होते हैं मूल धातु। मूल धातु जो धातु स्वतंत्र होती है और किसी दूसरे शब्द पर निर्भर नहीं करती है, मूल धातु कहलाती है। मतलब हुआ इसका कि जो धातु स्वतंत्र होती है उसका एक निश्चित अर्थ है और उसको किसी अन्य शब्द की जरूरत नहीं है, वो किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं करती है, वही हमारी मूल धातु कहलाती है। जैसे कि खा, अगर आपसे खा बोल दिया जाएगा तो आप समझ जाओगे, किसी अन्य शब्द को जोड़ने की जरूरत नहीं है। देख, पी, आ, जा आदि, ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे यौगिक धातु। जिन धातुओं का निर्माण मूल धातु में प्रत्यय लगाने से, कई धातुओं के संयोग से अथवा
संज्ञा और विशेषण में प्रत्यय लगाने से होता है उन्हें हम यौगिक धातु कहते हैं। मतलब यौगिक धातु हमारी वो धातु होती हैं जो किसी दूसरे पर डिपेंड होती हैं, निर्भर होती हैं, या तो फिर वो मूल धातु में प्रत्यय लगाने से बने, ठीक है, या फिर किसी संज्ञा या विशेषण में प्रत्यय लगाने से बनती हैं, तो वही हमारी यौगिक धातु कहलाती है। इतनी बात क्लियर है सभी को। यौगिक धातु के भी 3 प्रकार होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं ये पढ़ लेते हैं हम लोग। सबसे पहले पढ़ते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। गाइस ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि जिस क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे से कार्य करने के लिए प्रेरित करे उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। यानी जिसमें कर्ता स्वयं कोई कार्य नहीं कर रहा है लेकिन वो दूसरे को प्रेरित कर रहा है कि वो ऐसा काम करे, तो वही हमारी क्या प्रेरणार्थक क्रिया कहलाते हैं। जैसे अब ये टेबल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को समझ में आ गया तो फिर कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होगा। अब देखिए मूल धातु हमारी जैसे लड़ थी, लड़ में जब ना जोड़ दिया तो हमारी क्रिया बन गई लड़ना, ठीक है। तो प्रथम प्रेरणार्थक क्या होता है कि अगर हम मूल धातु में आना जोड़ देते हैं, यानी लड़ में जब हमने आना जोड़ दिया तो हो गया लड़ाना, तो यही हमारी क्या होता है प्रथम प्रेरणार्थक होता है। और द्वितीय प्रेरणार्थक में क्या होता है, इसमें वाना जोड़ दिया जाता है, तो जब लड़ में वाना जोड़ दिया तो लड़वाना हो गया, ठीक है। तो लड़ाना अगर आपसे पूछा जाए तो क्या है प्रथम प्रेरणार्थक है, लड़वाना पूछा जाए तो द्वितीय प्रेरणार्थक है। केवल हमको याद क्या रखना था इसमें कि अगर प्रथम प्रेरणार्थक होगा तो उसमें आना जुड़ा होगा, अगर द्वितीय प्रेरणार्थक होगा तो उसमें वाना जुड़ा होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे सीख, सीख में जब ना जोड़ा तो सीखना बन गया, तो ये हमारी क्रिया हो गई। सीख में जब आना जोड़ दिया तो सिखाना हो गया, ये हमारी प्रथम प्रेरणार्थक हो गई। सीख में जब वाना जोड़ दिया तो सिखवाना हो गया, तो ये हमारी द्वितीय प्रेरणार्थक हो गई। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेकेंड नंबर आते हैं नाम धातु क्रिया। जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। ये तो बहुत ही इजी है, जो भी हमारी संज्ञा या फिर विशेषण से बनाई जाती है वही हमारी नाम धातु क्रिया होती है। जैसे कि संज्ञा से हाथ का क्या बन गया हथियाना, विशेषण से गरम का गरमाना, ठीक है। इतनी बात क्लियर है सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यौगिक क्रिया, 2 या 2 से अधिक धातुओं और दूसरे शब्दों के संयोग से या धातुओं में प्रत्यय लगाने से जो क्रिया बनती है उसे यौगिक क्रिया कहा जाता है। यानी 2 या 2 से अधिक धातुओं से जब मिलकर बनती है तो वही हमारी क्या होती है यौगिक क्रिया कहलाती है। जैसे कि चलना, चलाना, हंसना, हंसाना, ये हमारी क्या होती हैं यौगिक क्रिया होती हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन आप लोगों से जरूर पूछा जाता है। तो रचना के आधार पर हमारे 2 होती हैं क्रिया, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम लोग सकर्मक क्रिया। गाइस इसमें मैं आप लोगों को ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ जिसके बाद आप लोगों को कंफ्यूजन तो होना बिल्कुल भी सवाल ही नहीं उठता। आप लोग तुरंत देखकर पहचान जाओगे कि सकर्मक क्रिया होगी या फिर अकर्मक क्रिया होगी। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सकर्मक क्रिया। जब किसी वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित हो, यानी कि कोई एक वाक्य दिया गया होगा आपको, उसमें कर्ता भी होगा, क्रिया भी होगी और कर्म भी होगा, तो वो हमारी सकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक का अर्थ ही क्या होता है, सा मतलब सहित, कर्म मतलब काम, यानी कि जहाँ कर्म साथ में चले सकर्मक क्रिया होती है, यानी कि कर्म का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखेंगे तो इसकी ट्रिक जान लेते हैं हम लोग। तो ट्रिक क्या है, जहाँ क्वेश्चन क्या पूछने पर जवाब मिल जाए, मतलब जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछने पे उसका जवाब अगर आप लोगों को मिल जाता है तो वो हमारी सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे कि एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। राहुल ने आम खाया, तो राहुल हमारा क्या है कर्ता, जो कार्य करता है। आम हमारा क्या है कर्म है और खाया क्या है क्रिया है। तो राहुल ने आम खाया, अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं राहुल ने क्या खाया तो आप लोग जवाब दे लोगे ना, क्या खाया आम खाया, तो यानी कि हमें जवाब मिल रहा है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। और एक चीज़ और कि जब हमें जवाब मिल जाए यानी कि कर्म हो रहा हो या कर्म होने की संभावना हो तो भी हमारी सकर्मक क्रिया ही कहलाती है। अब इसका डिफरेंस मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ। जैसे कि मैंने कहा सीता गाना गाती है, तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा सीता गाना गाती है, तो मैंने पूछा सीता क्या गाती है, तो आप कहोगे गाना गाती है, आंसर मिल रहा है हमको, यानी ये तो सकर्मक क्रिया होगी, ये तो कंफर्म है। लेकिन अगर मैंने कहा सीता गाती है, अब आप लोग 110% टिक करोगे कि ये अकर्मक क्रिया होगी, लेकिन नहीं, आपका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि सीता गाती है इसमें संभावना है ना
कि सीता क्या या तो गाना गा सकती है, भजन गा सकती है, गजल गा सकती है, हमको कंफर्म नहीं है वो क्या गा सकती है, लेकिन इसकी संभावना बन रही है, यानी यहाँ पे कर्म हो सकता है। ठीक है, तो ये भी हमारी सकर्मक क्रिया ही होगी। ये बात आप लोग याद रखिएगा कि कर्म हो रहा है या फिर कर्म होने की संभावना है तो हमारी सकर्मक क्रिया होगी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया करे तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अकर्मक क्रिया, जब किसी वाक्य में कर्ता क्रिया हो परंतु कर्म ना हो, अकर्मक क्रिया कहलाती है। सकर्मक क्रिया में क्या था, कर्ता भी होना चाहिए, क्रिया भी होना चाहिए और कर्म भी होना चाहिए, लेकिन अकर्मक में क्या है, कर्ता हो, क्रिया हो, लेकिन कर्म नहीं हो रहा हो, तो हमारी क्या कहलाती है, अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे कि जहाँ कर्म ना हो अकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, कर्म नहीं हो रहा है वो हमारी अकर्मक क्रिया। जहाँ क्वेश्चन पूछने पर जवाब ना मिले, यानी आप क्वेश्चन पूछो और जवाब ना मिले, वही हमारी क्या होते हैं, अकर्मक क्रिया। एग्जाम्पल जैसे श्वेता हंसती है, तो अब क्या करके आप क्वेश्चन पूछो श्वेता क्या हंसती है, क्या जवाब मिल रहा है आपको, नहीं मिल रहा है ना, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, अकर्मक क्रिया हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्रिया के अन्य भेद, क्रिया के अन्य भेद हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले संयुक्त क्रिया, जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं, यानी कि जिनमें दो क्रिया या दो से अधिक धातु के मेल से बनती हैं वही हमारी क्या होती हैं, संयुक्त क्रिया कहलाती हैं। जैसे कि राम रो चुका, बालक रोने लगा। ठीक है, तो इसमें रो चुका और रोने लगा हमारी क्या हो जाएगी, संयुक्त क्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट, पूर्वकालिक क्रिया, किसी कार्य से पहले यदि अन्य क्रिया का प्रयोग किया जाता है तो पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। यानी कि कोई भी क्रिया है, ठीक है, उसके पहले अगर कोई अलग चीज, कोई अलग क्रिया का यूज किया जा रहा है तो वो हमारी क्या होती है, पूर्वकालिक क्रिया। जैसे कि मैं अभी खाकर चला हूं, तो खाकर और चला दो क्रिया है ना, तो एक क्रिया के पहले एक और क्रिया का यूज किया गया तो वो हमारी क्या हो जाएगी, खाकर हमारा क्या हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है सभी को। चलिए आगे बढ़ते। तत्कालिक क्रिया, जिस क्रिया में एक क्रिया की समाप्ति के पश्चात ही दूसरी क्रिया का संपन्न होना पाया जाता है, यानी कि एक क्रिया हुई उसके जस्ट बाद दूसरी क्रिया हो गई तो वो हमारी क्या होती, तत्कालिक क्रिया होती। जैसे कि मेरे पहुंचते ही वह रो पड़ा, यानी जैसे ही मैं पहुंचा वह रोने लगा। ठीक है, तो एक कार्य के बाद दूसरा कार्य तुरंत होने लगा। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। आगे बढ़ते, लास्ट हमारा आता है आज्ञार्थक या विधि क्रिया, वह क्रिया जिसका प्रयोग अनुमति, आज्ञा, प्रार्थना आदि के लिए होता है। ठीक है, जिन क्रिया का यूज हम लोग किसी को अनुमति देने के लिए, आज्ञा देने के लिए या फिर किसी से प्रार्थना करने के लिए यूज करते हैं वही हमारे आज्ञार्थक या विधि क्रिया कहलाती। जैसे कि यहाँ आओ, अब किसी से क्या कहा जा रहा है, उसको आज्ञा दी जा रही है कि यहाँ पर आओ, उसे रिक्वेस्ट की जा रही है। वहां जाओ, उसको ऑर्डर दिया जा रहा है कि तुम वहां जाओ। ठीक, कृपया मेरा पत्र लिख दो, तो ये हम क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उससे प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, आज्ञार्थक या फिर विधि क्रिया होगी। आई होप अब आप लोगों को क्रिया से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। कल के वीडियो में मैं आप लोगों से क्रिया से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी। तो आई होप आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू गाइज।